नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। क्या भारत में अब एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन होगा? गुरुवार से राजनीतिक गलियारों में इस सवाल को लेकर भूचाल आया हुआ है। राजनीतिक गर्माहट तब शुरू हुई जब सरकार ने 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पंडित वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कई ऐसी संभावनाएं जताने लगे जो विशेष सत्र के दौरान सरकार फैसले ले सकती है। लेकिन शुक्रवार को इस कयास को तब और बल मिल गया जब सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी बना दी है। सरकार शुक्रवार को ही इस कमेटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। कमेटी के गठन की घोषणा के बाद जानकार ये भी संभावनाएं जता रही हैं कि सरकार हो न हो विशेष सत्र के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधेयक भी पेश कर सकती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल जुड़ रहा है। स्टूडियो में मौजूद हैं शरद गुप्ता जी और कन्हैया सिंह जी, और लाइव पर जुड़ रहे हैं आशुतोष जी और अभिषेक शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस पूरी चीज को और समझने की कोशिश करेंगे। शरद जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि एक गेम चेंजर साबित होगा अगर ये इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एक लैंडमार्क पॉलिटिकल डिसीजन होगा ये। बिल्कुल, ये 2014 के बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था और लगातार बीजेपी इस पे बात करती रही, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद से मामला एकदम ठंडा पड़ा हुआ था और अब ये अचानक इस पे बात शुरू हुई है पिछले 24 घंटे से। और मुझे लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना, बात करना जितना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। इसको लेके बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि किसी भी विधानसभा को जिसका अभी अभी चुनाव हुआ हो तो उसको आप कैसे भंग करेंगे? किसी भी विधानसभा को भंग करने के 2 ही रास्ते हैं। या तो मुख्यमंत्री खुद कहें कि साहब हम अपनी विधानसभा भंग करते हैं, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराएं। दूसरा तरीका है कि राष्ट्रपति शासन लगे और राज्यपाल उसकी संतुष्टि करें, राष्ट्रपति उसको मंजूरी दें। लेकिन किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक ही चीज़ है कि वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था का ब्रेकडाउन। तो इसके अलावा और भी कोई तरीका अगर है तो कम से कम मुझे तो नहीं पता है। और अब चूँकि ऐसे सभी संतुष्टियों की, सभी फैसलों की संवैधानिक समीक्षा होती है, जुडिशियल स्क्रूटनी होती, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से हो जाएगा, ख़ासतौर से जब विपक्ष इसके साथ नहीं है और बहुत से ढेर सारे राज्यों में विपक्ष का शासन है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कैसे इस पे तैयार होंगे? तो ये बात करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप कमेटी भी बना दीजिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए। हो सकता है वो समिति जाएगी, मुख्यमंत्रियों से बात करेगी, विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करेगी, एक कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश करेगी। लेकिन वो कंसेंसस इवॉल्व होगा, इसमें मुझे डाउट है। कन्हैया, आपको क्या लगता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या बस पूरी चीज़ों को मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश है? देखिए मुक्ता, ये अभी हम विपक्ष ये कह भी रहा है और ये दिख भी रहा है कि इंडिया के अराउंड जो कॉन्वर्सेशन था वो नेशनल कॉन्वर्सेशन इंडिया के अराउंड एक तरह से एस्टैब्लिश हो गया था। पिछले 4-5 दिनों में एक मोमेंटम पकड़ा हुआ था। ऐसे समय में जब नवंबर में अभी सेशन होने वाला है, नवंबर में पार्लियामेंट का सेशन ऑलरेडी होने वाला था, बीच में आप एक तरह से नी जर्क रिएक्शन कहेंगे करके आपने जो है सेशन बुला लिया 18 से 22 तक का, और उसके बाद से एक 24 घंटों से भी कम समय में आपने कमेटी का गठन का अनाउंसमेंट कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिकली इस सेशन में ये हकीकत बन पाएगा या इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी बीजेपी। आशुतोष जी, आप हमको लगता है कि इस पे ज़्यादा अच्छे से इसकी व्याख्या कर पाएंगे कि क्या ये एक प्रैक्टिकली डुएबल एजेंडा है बीजेपी के लिए एटलीस्ट 2024 से पहले। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो इस बात को लेकर ये है कि ये उस दिन क्यों किया गया जिस दिन की इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। और अगर आप दोनों दिन देखें, जिस दिन गठबंधन की पहले दिन बैठक थी, उसके बाद दूसरे दिन बैठक है। पहले दिन अचानक एक खबर आ गई कि स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा, और स्पेशल सेशन पहली बार मैं सुन रहा हूं, शरद जी को शायद ज्यादा जानकारी होगी कि वो ट्विटर पे जानकारी दे दी गई है। किस लिए बुलाया गया, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आपको स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए पड़ा। अगर स्पेशल सेशन बुलाया है तो इसका मतलब यह है कि कोई बहुत स्पेशल कारण होगा। क्या इस देश को लोकतंत्र के अंदर, जहां संवैधानिक व्यवस्था है, जहां रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्या लोगों को यह बताना भी सरकार उचित नहीं समझती कि आखिर किन कारणों से लाया गया है?
जब से 24 घंटे हो गए तमाम तरीके की अटकलें लग रही, तमाम तरीके की अफवाहें हो रही हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित भी है? दूसरी बात, दूसरे दिन यानी आज जब बैठक किसी मुकाम तक पहुंचती इंडिया गठबंधन की, सुबह सुबह एक और सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन, सारी बहस अब इस पे हो रही कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, संवैधानिक स्थितियां क्या है। मेरा साफ तौर पे मानना है कि दो ऐसे डेवलपमेंट्स थे जिन डेवलपमेंट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये एक सुर्रा छोड़ा गया। एक, जिस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन ने और ओसीसीआरपी ने जो रिपोर्ट फाइल की अडानी को लेकर, और ये दुनिया के बड़े महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार, ये ऐसे नहीं हमारे हिंदुस्तान की तरीके से, कुछ चैनल की तरीके से नहीं फर्जी खबरें चलाते रहते हैं। तो जब उन्होंने अडानी पर इतना गंभीर आरोप लगाया और जहां ये स्पष्ट होता है कि डीआरआई की रिपोर्ट के को सेबी को मिली और उसके बाद क्लीन चिट मिल गई, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अब जहां तक दूसरी बात की बात है, संवैधानिकता। देखिए, जब आप सारी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करने की स्थिति में क्या आज हैं क्या? अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब यह कि सारी विधानसभाएं एक साथ शुरू होंगी और एक साथ खत्म होंगी। लोकसभा एक साथ शुरू होगी, एक साथ खत्म होगी, तभी तो आप वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हैं। तो क्या आप तमाम विधानसभाओं में 2/3 विधानसभाओं को आप टर्मिनेट कर देंगे? और क्या इसके लिए विपक्ष की पार्टियां तैयार होंगी? तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा सवाल इसमें क्या है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको फेडरलिज्म का सवाल है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सवाल है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्रश्न है। तो आप क्या उसको चेंज कर सकते हैं? और उसको चेंज करने के लिए क्या इतना बड़ा फैसला सरकार करने जा रही है, तो क्या उसमें इस देश के अंदर एक आम राय नहीं बननी चाहिए, कंसेंसस नहीं होना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, सारे राजनीतिक मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाना चाहिए था? आशुतोष जी, यही तो बीजेपी कहेगी कि हम तो अभी चर्चा की बात कर रहे हैं, और आप विपक्ष जो है कहने लगा है कि सरकार लाने जा रही है। सरकार ने ये तो कहीं कहा नहीं कि वो कल ये लाने जा रही है, वो तो चर्चा की शुरुआत कर रही है, कमेटी का गठन हो गया। अब ये चर्चा 2 महीने भी चल सकती है और 8 महीने भी चल सकती है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, यही तो सरकारी लोगों का कहना है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप ये अभी ये मान लेने लगे कि कल ये हकीकत होने वाली है। सरकार के इस तथ्य में किसी तरीके का कोई दम नहीं है, बहुत ही बेदम, बहुत ही तथ्यहीन बात है। कारण बहुत स्पष्ट है। आप जब कोई चीज फैसला करना चाहते हैं तो पहले आप सारे राजनीतिक दलों को बुला के उनसे बात करेंगे ना। आपने तो पहले ही पैनल का गठन कर दिया और पूर्व राष्ट्रपति को उसका चेयरमैन बना दिया। तो अगर आपको भारत के लोकतंत्र में यकीन है, अगर आपको भारत की जो संघवादी राजनीति है उसमें यकीन है, अगर आपको तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनकी भारत के लोकतंत्र में सशक्त भूमिका है, अगर उनमें यकीन है, तो आप उनके साथ बैठकर एक चर्चा तो करेंगे कि भाई ये फिजिबल है, फिजिबल नहीं है। सवाल फिजिबिलिटी का है। सवाल ये ऐसा नहीं कि अचानक आपने खड़े हो गए और उसके बाद आपने मजमा जमा दिया कनॉट प्लेस के सामने और 10 लोग इकट्ठा हो गए, ताली बज गई और उसके बाद खेल खत्म हो गया। ऐसे नहीं हो सकता ना। ये संविधान का प्रश्न है। तो आपको संविधान की जो मूलभूत रचना है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। और उसमें बदलाव करने के लिए क्या देश तैयार है? क्या उसमें कोई आम राय बन रही है? क्या उसमें कौन कौन से संवैधानिक संकट आएंगे, ये तय, इस बारे में कोई चर्चा हुई? तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली हेडलाइन मैनेजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत स्पष्ट है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर एक चिंता सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ती है। वो चिंता कितनी जायज है, कितनी नाजायज, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। उससे 2024 के लोकसभा के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा, अलग तरीके का प्रश्न है। वह प्रश्न ये है कि बीजेपी के अंदर चिंता जरूर है और हेडलाइन ग्रैबिंग, हेडलाइन में जो है वो मैनेजमेंट चलता रहे। डिबेट बजाय इंडिया पे होने के डिबेट इस पर हो। अभिषेक जी, डाइवर्जन है या वाकई पंचायत से पार्लियामेंट तक पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है? एक एनडीए जब इस स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, नंबर उनके पास है, तो वो विपक्ष को इतना स्पेस क्यों देंगे कि वो इस मुद्दे पर अपने हर राज्य में एक तरीके से मोमेंटम खड़ा कर लें? क्योंकि किसी भी राज्य में, जितनी भी राज्यों में जो भी सरकारें हैं वो चुनी हुई सरकारें हैं। उन चुनी हुई सरकारों के पास अच्छा मैंडेट भी है। और बीजेपी के पास राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है उनके पास इस समय, गुजरात है उनके पास, अभी मध्य प्रदेश बस है। तो उनके पास जो संख्या है राज्यों की वो बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य बहुत छोटे हैं। और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, तो ऐसी स्थिति में वो विपक्ष के हाथ में इतना बड़ा
कार्ड क्यों देंगे कि एक चुनाव को लेकर पूरे देश में माहौल खड़ा कर दे विपक्ष? ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी सरप्राइज करती है, और ठीक है, आशुतोष जी बात जो कह रहे हैं वो सही है कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक मोरलिटी से चीजें ऊपर जा चुकी हैं हमारे देश में बहुत पहले। तो राजनीतिक नैतिकता की बातें अब ठीक कुछ ठीक ठाक है, मतलब लोग बात करने के लिए टीवी पे रहा के हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन वो हकीकत में पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती है। तो बड़ा सवाल है कि G20 का सम्मेलन होगा, G20 के तुरंत बाद देखिए ये सब कुछ जो जो भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, एक सरकार ने एक सूचना दी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, और उसके बाद उस सूचना के इर्द गिर्द पूरा का पूरा मीडिया कयास लगाने लगा। और देखिए एजेंडा, कोई भी जो सरकार है उसका जो भी सरकार या राजनीतिक दल है उनके कामों में शामिल है कि वो अपने अपने नैरेटिव मैनेजमेंट करें। जैसे इंडिया नैरेटिव में देखिए, कल राहुल गांधी मुंबई में थे जहां पर मैं हूं वहां पर, और वहां पे उन्होंने किसी इंडिया की बात नहीं की, वहां पे उन्होंने अडानी की बात की। उनको लगा कि ये सबसे बड़ा अटेंशन का काम है और इसमें खींचा जा सकता है लोगों के सामने, ये बड़ी हेडलाइन है। तो जो भी दल जहां पे भी खड़ा होगा वहां वो अपने हिसाब से नैरेटिव मैनेजमेंट की कोशिश करेगा, और यही बीजेपी कर रही है। अब इसमें लोग ये कह सकते हैं कि साहब होगा क्या, कैसे होगा? तो देखिए, चुनाव के रामनाथ कोविंद को क्यों देते? अगर इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते, बहुत गंभीर, तो एक पैनल बना दिया जाता। अगर देखिए जो चीज करने वाली है, तो जैसे भारतीय दंड संहिता बदली गई, सीआरपीसी आईपीसी, उसकी एक प्रोसेस चल रही थी, हम लोगों ने उसको लेकर कभी सवाल नहीं किया क्योंकि उसमें एक प्रोसेस को फॉलो किया गया। ठीक वैसे ही इसमें ये ऑप्टिक्स है कि रामनाथ कोविंद एक बड़ा फिगर है, तो उनके ऊपर आप आवाज नहीं उठाएंगे, और उनको एक तरीके से उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया जाए कि लोग इस पर चर्चा करें। तो जो भी सरकार, राजनीतिक दल हैं, उनके कामों का हिस्सा होता है, जैसे हम लोग प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, हर राजनीतिक दल का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया ये नैरेटिव मैनेजमेंट का। तो आज जबकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया की बैठक आप जहां हैं वहां चल रही है, और आज उम्मीद है कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो क्या पूरी तरह से जो नैरेटिव मैनेजमेंट है उसमें तो कम से कम इस राउंड में बीजेपी को अपर हैंड मिलता दिख रहा है? देखिए, कल क्या हुआ है कन्हैया, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि कुछ पहले हो सकते हैं। अब ये कहां से आया है? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास कहता है कि 2002 को छोड़ दें अगर, तो उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं अर्ली कराने के लिए कभी भी मूड नहीं बनाया। तब जब कहा जा रहा था, तब जब गुजरात में बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर, जब वो 99 पे आकर रुक गए थे, तब भी उन्होंने अर्ली चुनाव नहीं किए गए। और बीजेपी इन मामलों में पुराने सबकों से सीख चुकी है कि किस तरीके से पुरानी एक एनडीए सरकार ने चुनाव जल्दी कराने के भी कर दी थी। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो गलतियां करेगी, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन देखिए, इस ट्रैप में, इस जाल में ममता बनर्जी फंस गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने बयान दे दिया कि सारे हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग हो गई है, सारे देश भर में चुनाव होने वाला है। एक आप श्रेष्ठ भारत एक इस समय डिस्कशन कर रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे की दिशा में बढ़ चुके हैं हम लोग। कैसे मुमकिन है? विपक्ष के पास, ज्यादातर राज्य विपक्ष के पास हैं, आप उंगली पर गिन सकते हैं, तमिलनाडु से लेकर आप तेलंगाना तक विपक्ष बैठा हुआ है, राजस्थान में विपक्ष बैठा हुआ है, वहां पर उड़ीसा में विपक्ष बैठा हुआ है, बिहार में विपक्ष बैठा हुआ। तो आप कहां से ये, मतलब आप सोचिए कि इन सब के लिए स्टेक होल्डर तो राज्य हैं, राज्य की मशीनरी भी लगेगी लोकसभा चुनाव में, वो कहां से आ जाएगी? तो ये सब तो देखिए, ये हवा में है, ये सारी चीजें हवा में है। माहौल बनाने के लिए कि आप एक डिस्कशन करिए, तो आपका और हमारा जो बातचीत है वो इस समय इंडिया पे नहीं हो रही है। जो आशुतोष कह रहे हैं वही बात सच है कि हेडलाइन मैनेजमेंट बीजेपी अच्छा कर रही है, और राजनीति में ये सब होता है, मतलब इसको लेकर अच्छा या बुरे को लेकर हम लोग अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। आशुतोष जी, अगर आप बड़े पत्रकार रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहे, अगर इंडिया को एक सलाह देनी हो कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे हेडलाइन ग्रैब किया जाए, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो सीधे माफी मांग लूंगा, क्योंकि मैं उनको सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये तो उनका अपना काम है। लेकिन ये बात, अगर आप पिछले 8-9 महीनों से अगर आप लगातार देखें, खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से,
तो एक बदलाव जरूर आया है कि जिसके लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार मशहूर रही है, वो ये कि वो नैरेटिव सेट करते थे और विपक्ष उसका जवाब देने की कोशिश करता था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया और बीजेपी उसका जवाब देने लगी, रिएक्ट करने लगी। और अगर आप कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भारत जोड़ो यात्रा पर हमले कर रहे थे, वो साफ इस बात को दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गहरी चिंता है। तो ये पूरी कोशिश मुझे लगती है कि वो जो नैरेटिव, जो इनिशिएटिव जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, जो इनिशिएटिव लेता है, दरअसल वही साइकोलॉजिकल एज दूसरे के ऊपर अपने जो विरोधी उनके ऊपर पाता है। वैसी स्थिति में ये एक बड़ी कोशिश है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश है कि अब हमें इंडिया गठबंधन को एजेंडा सेट नहीं करने देना है, क्योंकि अगर वो एजेंडा सेट करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, लिहाजा अब हम एजेंडा सेट कर। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 28 दल एक साथ रहेंगे, एक आवाज में बात करेंगे, तो 2024 और लोक विधानसभा के चुनाव ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक कड़ी चुनौती पेश करेंगे और 2014 और 2018 वाली 19 की स्थितियां उनके सामने नहीं होंगी। और ये असली कारण है जिसकी वजह से ये हेडलाइंस को बदलने की कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े नैरेटिव रखने की कोशिश की जाएगी। इसके इत्र दिल्ली के गलियारों में अब ये भी चर्चा चलने लगी है कि शायद अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं। आपका क्या मानना है आशुतोष जी? देखिए, अर्ली इलेक्शन अगर करना है तो उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए और वहां पे आप पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का प्रस्ताव पास कर दीजिए और वो संभव है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट बुलाने की जरूरत नहीं और इलेक्शन कमीशन को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको स्पेशल सेशन आपने इसलिए नहीं बुलाया है। दूसरी बात, देखिए, अगर आप प्रीपोन करते हैं इलेक्शन को, तो प्रीपोन करने का मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है उससे आप परेशान हैं और उनको अनसेटल करने के लिए आपने कोशिश की है। तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी 19 पड़ेगी, 20 नहीं पड़ेगी। ये उसकी कमजोरी को ज्यादा स्पष्ट करेगा कि आखिर अचानक क्या कारण है कि जब आपके पास 26 मई 2024 तक का मैंडेट है, आप 6 महीने पहले क्यों बुलाना चाहते हैं? तो कुछ तो कारण देना पड़ेगा और कुछ कारण देने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई बात कहनी पड़ेगी। कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो अगस्त का महीना है ये रेन डेफिसिट है और पिछले 110 साल की सबसे गर्म अगस्त का महीना है, लिहाजा देश के कुछ हिस्सों में अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि अनाज को काफी नुकसान हुआ है। इसी क्वेश्चन को अगर फ्लिप करके हम अभिषेक से पूछें, अभिषेक, आशुतोष जी ने तो सारी नेगेटिव्स गिना दी, क्या आपको लगता है कि अर्ली इलेक्शन में बीजेपी के पास कुछ पॉजिटिव्स भी हैं? अर्ली इलेक्शन करने के लिए उनकी कोई वजह नहीं है। तो देश एक तरीके से ये सब तैयारियां चुनाव के वक्त की चल रही हैं। ये मान लेना कि चुनाव अभी हो रहे हैं तो ये दिसंबर के चुनाव की तैयारियां अभी इस तरीके से नहीं की जा रही होंगी। ये जो तैयारियां हैं ये दरअसल उस वक्त की जा रही हैं जब ऐसा लगता है कि चुनाव आएंगे और इन्फ्लेशन, अगर फसलें खराब रही, जो कि अगस्त का महीना है, ये अब तक का सबसे ज्यादा तकरीबन 40% डेफिसिट है कई राज्यों में। और जैसे महाराष्ट्र की मैं अगर नंबर की बात करूं तो मराठवाड़ा में तकरीबन 45% इस बार ड्राई रहा है। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं। ये एल निनो का इफेक्ट को लेकर एक बड़ी मीटिंग हो चुकी थी। इस सरकार की एक दिलचस्प बात ये है कन्हैया, ये कि जो पहले सत्ता के गलियारों में लोग चलते फिरते हमारे जैसे पत्रकारों को खबरें मिल जाया करती थी, वो अब नहीं होता है। तो कई बार ये अच्छा भी होता है और कई बार सरकार के लिए बुरा भी होता है, सरकार के नजरिए से मैं अगर बात करूं तो चुनाव जल्दी कराने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। अभी राम मंदिर का मसला है बीजेपी के पास, वो राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को चुनाव के पहले क्यों नहीं करेंगे? वो चुनाव में जाएंगे राम मंदिर की एक बड़ी सी छवि को लेकर। वो है, अभी तो G20 को लेकर इतना अच्छा शानदार दिल्ली तरीक को तैयार किया गया है, तो दिल्ली के लोगों को इसमें जोड़, क्योंकि आप एक बात कन्हैया याद रखिए कि प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि दिल्ली के लोगों के लिए मौका है दिखा देने का कि हम कितने अच्छे मेजबान हैं। ठीक है, तो मेजबानी को लेकर भी ये बताना है और एक जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो नई पार्लियामेंट को देखेगी आने, और उसके बाद ये गणपति का उत्सव आने वाला है जिसका पूरे देश में एक शुभारंभ के लिए शुभ माना जाता है। उस दौर में ये नई पार्लियामेंट में सेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये एक दूसरी मैसेजिंग है जिसको बीजेपी ने तो अलग तरीके से रखा है। उनका गेम कार्ड सिर्फ है सीक्रेसी, और जिस सीक्रेसी के चलते विपक्ष उनके ट्रैप में फंसेगा। मीडिया तो कम से कम फंसता है और मीडिया के पास आज काम बहुत है इस बहाने।
आप बहुत देर से शांत बैठे हैं, सबकी बातें आपने सुनी। 2014 के बाद दूसरी बार बुलाया है ये खास सत्र। आपको क्या लग रहा है, ये वाकई इंडिया की जो खबरें थी उसको हाईजैक करने की कोशिश है, या वाकई आपको भी इसमें कुछ दम लग रहा है? बिल्कुल दम है, क्योंकि एक सत्र जो विशेष सत्र बुलाया जाता है तो किसी विशेष कारण से बुलाया जाता है। हालांकि जैसा आशुतोष ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, पहले ही एजेंडा बताया जाना चाहिए कि क्यों सत्र बुलाया जा रहा है। खास तौर से सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है और उस समय राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हम क्यों बुला रहे हैं। तो जनता को भी बताया जाना चाहिए कि क्यों हम सत्र बुला रहे हैं। जो मेरी सूचनाएं हैं उसके हिसाब से, जैसे अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है और वो अभिषेक ने भी कहा कि उसके लिए बहुत मजबूत कारण है कि मौसम ख़राब है और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। 11% से अधिक उपभोक्ता सूचकांक महंगाई का बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो CPI कहलाता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 11% से अधिक हो चुका है। और अगर सूखा पड़ा तो ये कहीं और आगे जा सकता है। तो ये सरकार को इस बात का अनुमान है और इससे पहले कि ये काबू से बाहर हो जाए। देखिए, प्याज का भी निर्यात बंद कर दिया गया है, 40% उस पर ड्यूटी लगा दी गई है। मतलब किसानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि किसान अपनी सारी उपज ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो इससे फ़ायदा अगर किसी को होगा तो आढ़तियों को होने वाला था। तो खैर, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन जो मेरी सूचनाएं हैं कि क्यों आखिर ये विशेष सत्र बुलाया गया है, इसका एक कारण ये है कि अगर जो अर्ली इलेक्शन होगा तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में 7,000 करोड़ रुपए लगे थे, और अगर ये अर्ली इलेक्शन 7 राज्यों के चुनाव के साथ होता है तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 10,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? ये 10,000 करोड़ रुपए अगर बजट में प्रावधान कर दिया गया होता तो सबको पता चल जाता कि ये पहले चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए ये विशेष सत्र बुला के कम से कम वो बजट का प्रावधान तो इलेक्शन कमीशन के लिए करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के मामले की सुनवाई कर रहा है तो उसको लेके भी थोड़ा सा सरकार में बेचैनी है। तो मुझे लगता है कि एक विधेयक लाके वो एक फुल स्टेटहुड ग्रांट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर को, और उसके साथ वहाँ चुनाव भी हो सकता है, जो परिसीमन हो चुका है। बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, 3.5-4 साल हो गए वहाँ राष्ट्रपति शासन चलते हुए। तो ऐसे एक वो भी कारण है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, संभवतः उसे भी स्वीकार किया जाए। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पे इस सदन में चर्चा होगी, लेकिन मुझे फिर लगता है कि चूँकि एक पूरा सत्र संसद का विपक्ष अडानी के मामले पर जांच को लेकर ठप कर चुका है, तो इसलिए ये जो 5 दिनों का सत्र बुलाया गया है, तो फिर अडानी के मामले को लेकर, अडानी के जो नए खुलासे हुए हैं तो उसको लेकर विपक्ष फिर हंगामा करेगा। और मुझे लगता है कि संसद बहुत हंगामा खेज रहने वाला है, और इसी दौरान, वो हंगामे के दौरान ही जो भी सरकार को अपना सरकारी कामकाज निपटाना है, हंगामे के दौरान ही निपटाना पड़ेगा। शरद जी, दिल्ली के गलियारों से जो आप पिक कर रहे हैं, क्या सेशन, ये जो स्पेशल सेशन बनाया गया, और आपने अच्छी बात कही कि हंगामेदार पिछली बार रहा, इस बार भी रहेगा, तो ऐसे में क्या कर पाएंगे? जो 3-4 चर्चाएं हो रही हैं, बिल लाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये हो भी पाएगा? देखिए, जितने बिल हैं सरकार ने पिछले 2-3 सत्रों के दौरान बिना किसी चर्चा के सारे बिल पास किए हैं। बल्कि चर्चा ही क्यों, अब कैबिनेट कमेटी को भी नहीं जाता, सिलेक्ट कमेटी को नहीं जाता, बिल कैबिनेट ने पास किया, हंगामा चल रहा है, हंगामे के बीच में पारित कर लिया। तो मतलब जो कैबिनेट ने जो बिल बनाया, पारित किया, वैसा का वैसा पारित हो जाता है। उस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई जोड़ नहीं होती, कोई घटाव नहीं होता, कोई लाभ, कोई किसी हानि, किसी पे चर्चा नहीं होती। तो इसलिए इस बार भी लगता है कि जितने बिल आएंगे तो वो भी बिना चर्चा के ही पारित होंगे। चलिए, तो आप सभी इस चर्चा के लिए जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। अब देखते हैं, आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।